हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उड़ान में और पॉलिटिकल साइंस की शानदार क्लास में। आज हम पढ़ेंगे भारत की जो संघीय कार्यपालिका है उसके बारे में। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में कि इनकी क्या योग्यताएं रहती हैं, कैसे इनकी नियुक्ति की जाती है, कैसे पद से हटाया जा सकता है, क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त है इनको। आज छोटी सी वीडियो के माध्यम से ये टॉपिक हम आज अच्छे से कवर करेंगे। साथ साथ आप इनके नोट्स ज़रूर बना लेना ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं। चलो पढ़ते हैं राष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 52 में लिखा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक के रूप में जाने जाते हैं। अनुच्छेद 53 में दिया गया है कि जो समूची कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी। तीनों सेनाओं के प्रधान रहेंगे, थल सेना, वायुसेना, जल सेना। जो तीनों सेनाएं हैं हमारे भारत की, उनके जो मुखिया हैं या प्रधान हैं वो राष्ट्रपति ही रहेंगे। ये अनुच्छेद 53 में दिया गया है। इसके बाद आते हैं राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। वो है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो परंतु किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो उसे पद ग्रहण करने से पहले उस सदन से त्यागपत्र देना होता है। ठीक है कि अगर किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति चुन लिया जाता है जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो तो उसे राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने से पहले उस सदन से त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, वह किसी लाभ पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है। अनुच्छेद 54 में दिया गया है कि उस राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन है जो निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार की संख्या कम से कम 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है प्रत्येक उम्मीदवार को जमानत राशि कितनी देनी चाहिए। 15,000 रुपये देते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करवाएंगे 15,000 रुपये जो भी उम्मीदवार होंगे। ठीक है, इसके बाद आएगा राष्ट्रपति का जो निर्वाचन आयोग होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। ठीक है, ये इतने जो लाइन है ये इससे है कि जो निर्वाचन आयोग बनाया जाएगा, जो राष्ट्रपति का चुनाव करेगा, उसमें कौन कौन सदस्य शामिल होंगे, ये चीज़ें दी गई इसके अंदर। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करने वाला सदस्य वो रहते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। जो भागीदार नहीं होते वो होते हैं राज्य विधान परिषदों के सदस्य और लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। जो भी लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं वो सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे और विधान परिषद के सदस्य भी चुनाव में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है कि राष्ट्रपति चुनाव के कभी भी दलीय आधार पर नहीं होता, कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो दलीय आधार पर नहीं होता, न ही उनका कोई चुनाव चिन्ह होता है। ठीक है, इसके बाद आएगा जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं राष्ट्रपति के बारे में जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उनको भी हम पढ़ लेते हैं। जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन और फरुखुद्दीन अली अहमद की जो मृत्यु है वो कार्यकाल के दौरान हुई थी। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। वो जाकिर हुसैन और फरुखुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, नलिनी संजीव रेड्डी निर्विरोधी निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति रहे जिनके विरोध में कोई नहीं थे। वीवी गिरी निर्दलीय उम्मीदवार थे। ये 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको भी आप थोड़ा ध्यान रखना। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति को कैसे पद से हटाया जा सकता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 61 में मिलता है कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या रहेगी। राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आरोप में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो उसके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है या पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए कुछ प्रक्रिया है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी सदन में लाया जा सकता है। जिस भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है उसके 1/4 सदस्य इसके प्रस्तावक होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है कि महाभियोग लाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दे देनी चाहिए कि हम इस आधार पर आपके खिलाफ महाभियोग लेके आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा कि जिस सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है वह उस पर विचार करता है जबकि दूसरा सदन उसकी जांच करता है। कि जिस सदन में भी महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है वो इस पर विचार करेगा और जो दूसरा सदन होता है जैसे लोकसभा में ला गया तो राज्यसभा उसकी जांच करेगा, या राज्यसभा लेके आया तो
जो लोकसभा है उसकी जांच करेगा कि ये किस हद तक सही है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद आएगा जिस सदन में प्रस्ताव किया गया हो उस सदन की कुल संख्या सदस्य 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए और दूसरे सदन में भेज दिया जाएगा। अगर पारित हो जाता है 2/3 बहुमत से तो दूसरा सदन भी इसे 2/3 बहुमत पर ही पारित कर देता है तो वो महाभियोग मान्य होता है। अगर नहीं 2/3 बहुमत नहीं मिलता है तो वो वहीं पर रोक दिया जाता है, वहीं से अमान्य हो जाता है, ठीक है। महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया रहती है, ठीक है। इसके बाद आता है कि महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ राष्ट्रपति के लिए एवं अन्य के लिए हटाना शब्द का प्रयोग किया जाता है। महाभियोग का जो अर्थ रहता है वो होता है हटाना, पद से हटाना होता है, ठीक है। इसके बाद आता है महाभियोग प्रस्ताव मनोनीत सदस्य भी मतदान कर सकते हैं। पहले था कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें मनोनीत सदस्य वो शामिल नहीं होते हैं, लेकिन जब महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है तब मनोनीत सदस्य इसमें शामिल रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आएगा भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध में कोई भी महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया गया है, ठीक है। इसके बाद आता है कार्यपालक की शक्तियाँ। कार्यपालक शक्तियाँ हैं जो है वो प्रधान के अंदर ही होती, प्रधान। इसके बाद आती है कार्यपालकीय शक्तियाँ। संघ सरकार की समूची कार्यपालकीय शक्तियों का प्रधान राष्ट्रपति ही होता है, अनुच्छेद 53 में दिया गया, इसके बाद आता है प्रधानमंत्री के साथ ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है, कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और जो अन्य मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, ठीक है। अनुच्छेद 75 में दिया गया ये सब चीज़ें। इसके बाद आता है मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, अनुच्छेद 75(2) में। राष्ट्रपति मंत्रियों की तीसरी अनुसूची के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, अनुच्छेद 75(4) में आते हैं। भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है राष्ट्रपति किस किस पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि किन किन की नियुक्ति है जो राष्ट्रपति करता है। सबसे पहले आता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति ही करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। भारत के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकों की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, संघ लोक सेवक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। इस प्रकार आप ये पढ़ लेना है, ये इस प्रकार आप देख लो कि किन किन की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे राज्य विधेयकों की अनुमति प्रदान करना, कि राज्य में जो विधेयक लाए जाते हैं उनको अनुमति करने में राष्ट्रपति का क्या रोल रहता है। अनुच्छेद 200 में इसका वर्णन मिलता है कि राज्य विधेयक जो लाए जाते हैं उनमें राष्ट्रपति को क्या क्या विकल्प होते हैं। जैसे राष्ट्रपति विधेयक की अनुमति दे भी सकता है, उसको मना भी कर सकता है, ठीक है। इसके बाद है राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकता है कि विधेयक को पुनर्विचार करें, ठीक है। इस प्रकार से ये चीज़ें हैं जिस पर राज्य विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी सलाह देता है या मंजूरी देता है, ये चीज़ें आती है। इसके राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति भी प्राप्त है, ये अनुच्छेद 111 में दिया गया है, इम्पोर्टेंट है। इसमें वीटो की शक्ति क्या होती है ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देगा या नहीं देगा, अथवा या पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकता है। ये चीज़ें आती हैं वीटो के अंदर कि अगर कोई भी विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है, उस पर अनुमति देगा नहीं देगा या उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ये होते हैं वीटो शक्ति, ठीक है। वीटो के 3 प्रकार हैं। पहले आता है निरपेक्ष वीटो, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति न दे, ठीक है। निलंबनकारी वीटो होता है जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे कि इस पर दोबारा विचार कीजिए, ये चीज़ ठीक नहीं या चीज़ ऐसे है उसके बारे में आप विचार करने के लिए दोबारा भेज देते हैं। पॉकेट वीटो होता है जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कोई कार्रवाई न करे, जैसे पॉकेट में रख लेते हैं कि नहीं तो उसका अनुमति देते हैं और नहीं ही उसे वापस भेजते हैं, ये होता है पॉकेट वीटो, ठीक है। इसके बाद आता है भारत में निरपेक्ष वीटो का प्रयोग केवल एक बार ही किया गया है, यह आप पढ़ लेना कि जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेपूस ये था जो 1954 में विधेयक पर किया था प्रयोग निरपेक्ष वीटो का, और पॉकेट वीटो का प्रयोग 1987 में ज्ञानी जेल सिंह द्वारा डाक विधेयक पर प्रयोग किया गया था, ठीक है।
इस प्रकार आगे हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की जो वित्तीय शक्ति हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति को वार्षिक वित्तीय वितरण को संसद में रखवाना होता है। जो हमारा बजट होता है, वार्षिक बजट होता है, उसको संसद के समक्ष रखवाता है राष्ट्रपति। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी धन विधेयक ला जाता है तो उसमें राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है, तभी उसे संसद में पेश किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आएगा अनुदान का कोई भी मांग करता है वो राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाती है। राष्ट्रपति को प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करना होता है। राष्ट्रपति ही वित्त आयोग का गठन करता है। इसके बाद आता है राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ दी गई है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात आता है। संवैधानिक तंत्र की विफलता 356, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में आता है। ये 3 आपातकालीन शक्तियाँ हैं। ये शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई है। इसके बाद आता है न्यायिक शक्तियाँ। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति व उनको पद से हटाना, ये शक्तियाँ राष्ट्रपति को ही दी गई है। इसके बाद आता है आपातकालीन के प्रावधान है, वो क्या क्या रहते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अनुच्छेद 352, 356 और 360 में आपातकाल का जिक्र किया गया है। 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। सबसे पहले आता है राष्ट्रीय आपातकाल। युद्ध, भारी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आरोपित किया जाता है। अनुच्छेद 352 में आता है ये चीज़ें कि हमारे देश में अगर कोई अन्य देश आक्रमण कर देता है तो उसे राष्ट्रीय आपात कहते हैं। ये अनुच्छेद 352 में आता है। इसके बाद आता है दूसरा आपात हमारा है संवैधानिक तंत्र की विफलता से, जिसे लोकप्रिय रूप में राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो रही है या उसका आलोचना की जा रही है, उसका खंडन किया जा रहा है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 में आता है ये चीज़ें। आपातकाल का तीसरा प्रकार है वित्तीय आपातकाल। जब किसी देश की वित्तीय शाखा खतरे में हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद 360 में आता है। जब वित्तीय ढांचा है वो कमज़ोर हो जाए तो उसे हम वित्तीय आपातकाल कहेंगे। अनुच्छेद 360 के अंदर आता है ये चीज़ें। ठीक है, ये शक्तियाँ तीनों हैं वो राष्ट्रपति के पास हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के पास जो है वो अक्षमादान की शक्ति भी दी गई है। ये अनुच्छेद 72 में आता है। ठीक है, संघ सूची में संबंधित जितने विषय हैं उस पर अक्षमा दे सकते हैं राष्ट्रपति। कोर्ट मार्शल अपराधी को भी अक्षमादान दे सकते हैं। मृत्युदंड से पूर्ण अक्षमादान की शक्ति भी राष्ट्रपति को है कि किसी को मृत्युदंड दी गई है और उसको पूर्ण तरह से उस दंड को समाप्त कर दे, ये सिर्फ राष्ट्रपति को ही शक्ति दी गई है। इसके बाद आता है इसके जो अक्षमादान के हैं उसके 3 रूप बताए गए हैं। निम्नलिखित रूप है जैसे लघुकरण, परिहार, निलंबन। इस प्रकार से हम इनको बता देती हूँ कि इनमें क्या, जैसे पढ़ेंगे हम लघुकरण को कि इसमें एक अपराधी को एक प्रकार के दंड के स्थान पर दूसरा दंड दे दिया जाए। कि राष्ट्रपति किसी अपराधी के अगर मृत्युदंड दिया गया हो तो उसको बदलकर उम्र कैद की सज़ा में बदल दे तो उसे कहते हैं लघुकरण। ठीक है, इसके बाद आता है परिहार कि केवल एक दंड की अवधि को कम कर दिया जाए। किसी को 1 वर्ष की सज़ा दी गई उसे 6 महीने कर देना, या उन्हें 20 साल की सज़ा दी गई तो 10 वर्ष कर देना। इस प्रकार से उनकी जो दंड की अवधि है उसको कम कर देना, उसे कहते हैं परिहार। ठीक है, इसके बाद आता है निलंबन में जब किसी विशेष परिस्थिति को देखते हुए या किसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए किसी दोषी व्यक्ति की निर्धारित सज़ा की बजाय कम सज़ा प्रदान करना। कि उसकी स्थिति को देखते हुए या किसी विशेष बात को ध्यान में रखते हुए किसी अपराधी की जो सज़ा निर्धारित की गई है, उसने अपराध किया, उसके लिए निर्धारित जो सज़ा है उसको बजाय उसे कम सज़ा देना। ठीक है, उसे कहते हैं निलंबन। इसके बाद आता है अक्षमादान के लिए जब राष्ट्रपति के समक्ष अनुरोध किया जाता है तो उस अवधि में सज़ा स्थगित कर दी जाती है, उसे विराम कहा जाता है। ये हमारा चौथा टाइप हो जाएगा। विराम की जो सज़ा दी जा रही है उसको रोक देना। ठीक है, इसे कहते हैं। ये केवल मृत्युदंड के मामले में ही लागू होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की जो राजनीतिक शक्तियाँ हैं उनके बारे में कि राष्ट्रपति जो विदेशों में जो हमारे राजदूत भेजे जाते हैं उनको प्रमाण पत्र देता है। मुख्य संवैधानिक प्रधान के रूप में महत्व दिया जाता है। विदेशों में भी भारत के जो मुख्य हैं वो राष्ट्रपति रहते हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि जो समझौते होते हैं उन पर जो नाम होता है वो हमारे राष्ट्रपति का रहता है। इसके बाद आता है राष्ट्रपति की जो सैनिक शक्तियाँ हैं वो है कि राष्ट्रपति की 3 सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। राष्ट्रपति युद्ध व शांति की घोषणा करते हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा कि राष्ट्रपति अपने जो स्वयं या खुद के विवेक का प्रयोग कब कब कर सकता है। वैसे तो राष्ट्रपति को
अपने विवेक का प्रयोग करने की शक्ति प्रदान नहीं की गई, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ होती है जहाँ उन्हें खुद का विवेक या अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए तो अपने विवेक से नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा अगर जब सरकार अल्पमत में हो जाए, लोकसभा अपना विश्वास खो दे, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा, बल्कि अपने विवेक के अनुसार कार्य करेगा। जब सरकार अल्पमत में हो जाए और लोकसभा अपना विश्वास खो दे, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद की सलाह लेना अनिवार्य नहीं है, बल्कि अपने विवेक से भी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है यदि सरकार बनाने के लिए किसी दल के पास स्पष्ट बहुमत न हो, तो ऐसी स्थिति में क्या है, राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी भी दल के सरकार को आमंत्रित कर सकती है, किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकती है। ठीक है, इसके बाद क्या था, इसके बाद पढ़ेंगे हम किसी भी विधेयक को पूर्व विचार भेजने के मामले में राष्ट्रपति अपने स्वयं विवेक का प्रयोग करता है। ठीक है, किसी भी विधेयक को हम पास करवाते हैं उससे पहले हमें राष्ट्रपति की मंजूरी लेना आवश्यक होता है। इसमें जो स्वयं विवेक का प्रयोग करता है राष्ट्रपति, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद आता है यदि मंत्रिमंडल के सदन में विश्वास मत सिद्ध न कर सके, तो राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित करने में स्वयं विवेक का प्रयोग करता है। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जहाँ पर राष्ट्रपति अपने स्वयं विवेक का प्रयोग करता है स्वयं। इसके बाद आप ये लिस्ट भी देख लेना कि हमारे कौन कौन राष्ट्रपति रह चुके हैं, क्योंकि यहाँ से क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। ये देखो, ठीक है, अभी 2025 में हमारे राष्ट्रपति कौन है बताओ। हमारे 2025 में अभी राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये राष्ट्रपति का जो टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।